आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो करंटली अगर हम सिनेरियो में देखेंगे तो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वो है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो है एक ओल्ड एज की बीमारी, हम पहले से कहते हैं कि पार्किंसन ओल्ड एज की बीमारी है, बट आजकल यंग एज में भी काफी ज्यादा केसेस पार्किंसन के देखने को मिल रहे हैं। यूजुअली पहले कहते थे कि पार्किंसन जो बीमारी है वो 50 या 60 के बाद होती है, बट अराउंड 20% ऑफ केसेस जो है पार्किंसन के वो लेस देन 40 और 45 ईयर से कम की एज में भी देखे जाते हैं। अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज होता क्यों है, कैसे होता है, तो पार्किंसन डिजीज जो है एक ब्रेन की डीजनरेटिव बीमारी है। डीजनरेटिव मतलब जो ब्रेन की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उसमें से जो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम डोपामीन कहते हैं, उसकी मात्रा का जो रिलीज होना है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप डाउन होता जाता है, जिसके कारण से पार्किंसन के सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कुछ केसेस में पार्किंसन जेनेटिक भी होती है और अदर केसेस जो होते हैं वो स्पोरेडिक केसेस हमें देखने को मिलते हैं। पार्किंसन डिजीज के अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जो है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। एक ग्रुप होता है मोटर सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं, जिससे कि आम दिनचर्या की जो काम करने की क्षमता है उसमें अफेक्ट आता है। दूसरे हमारे नॉन मोटर सिम्टम होते हैं जो बाकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम मोटर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं उसमें एक आता है हाथ में कंपन होना। जो यूजुअली पार्किंसन डिजीज के कंपन होते हैं वो किसी बॉडी के एक साइड से शुरू होते हैं और यूजुअली 6 मंथ टू 1 ईयर बाद दूसरी साइड ऑफ बॉडी को अफेक्ट करते हैं। पार्किंसन डिजीज के जो कंपन होते हैं वो यूजुअली जो है वन साइड ऑफ बॉडी में ही होते हैं और काम करने पे नहीं होते। पार्किंसन के ट्रिमर, अगर हम हाथ ऐसे रख के बैठे हुए तो पार्किंसन के ट्रिमर जो होंगे वो हमें इस तरह से पिन रोलिंग टाइप ऑफ ट्रिमर हम बोलते हैं, इस तरह से ट्रिमर्स होंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज पकड़ेंगे या जैसे खाना खा रहे होंगे तो पार्किंसन डिजीज के जो ट्रिमर्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो पार्किंसन डिजीज के ट्रिमर जो है वो रेस्ट पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है ब्रेडिकाइनेज, स्लोनेस इन द बॉडी। तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में बॉडी में जो है वो धीरे 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 करके स्लोनेस आने लगती है। किसी भी काम को करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगने लगता है, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे किचन का काम हो या कोई भी डेली एक्टिविटी, वॉक करना हो, नहाना हो, कोई भी डेली एक्टिविटी में पहले से जो दैनिक क्रियाएं होती है उसमें टाइम ज्यादा लगने लगता है और धीरे धीरे बॉडी में स्लोनेस आने लगती है। इसके बाद में आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी या बॉडी की टाइटनेस हो जाती है बॉडी में। धीरे धीरे पार्किंसन डिजीज में बॉडी में टाइटनेस हो जाती है, जिसको हम रिजिडिटी या स्पास्टिसिटी कहते हैं, जिसके कारण से भी पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल है, जो भी उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, उसमें अफेक्ट आता है। चौथा होता है पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, मतलब डिफिकल्टी इन वॉकिंग और इम्बैलेंसिंग की भी टेंडेंसी होने लगती है। पेशेंट का जो चलने का गेट है वो बहुत धीरे 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 हो जाता है और पेशेंट कई बार ऐसे लगता है जैसे वो आगे की तरफ दौड़ रहा है और वो गिरने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। इसके बाद में बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज की, जिसमें हमारा कॉन्स्टिपेशन आता है, हमारा मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है, इसमें एंजाइटी हो सकती है, बिहेवियरल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस भी देखने को मिलती है। ये यूजुअली पार्किंसन के नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की डायग्नोसिस कैसे बनती है। पार्किंसन डिजीज की जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। वो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर उसका बॉडी में ऑनसेट कैसा हुआ, यूजुअली जैसे मैंने बताया पार्किंसन जो है वो एक साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली 1 to 2 ईयर बाद या 6 मंथ के बाद में वो दूसरी साइड ऑफ बॉडी को अफेक्ट करती है। तो पार्किंसन की जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली मेनली सिम्टम्स के बेसिस पे क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। इसके अलावा कुछ पैटी स्कैन में डोपा पैट वगैरह भी होते हैं जो कि डायग्नोसिस मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो पार्किंसन बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक होता है टिपिकल पार्किंसन या जिसको हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, और दूसरा होता है एटिपिकल पार्किंसन। एटिपिकल पार्किंसन जो टिपिकल है वो जो हमने बात करी। एटिपिकल पार्किंसन जो बेसिकली होता है उसमें कुछ अदर चीजें होती हैं, जैसे जल्दी मेमोरी लॉस होना या जल्दी जो बिहेवियरल साइड इफेक्ट होते हैं बहुत अर्ली आ जाते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट की जो टेंडेंसी टू फॉल है, पेशेंट का बैकवर्ड फॉल होने लगता है, पेशेंट के आई मूवमेंट अफेक्ट होने लगते हैं और विद इन 6 मंथ टू 2 ईयर्स में ही पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस यूरिन का होने लगता है। तो जो एटिपिकल पार्किंसन डिजीज है उसमें टिपिकल पार्किंसन डिजीज से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होता है और एटिपिकल पार्किंसन डिजीज जो है वो डिफिकल्ट टू ट्रीट होती है। उसके जो मेडिसिन जो हम पार्किंसन डिजीज में देते हैं उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज की। ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन होते हैं, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास काफी तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो जो पार्किंसन की ड्रग्स दवाइयां होती हैं उसमें सबसे मेन चीज ये होती है, क्योंकि पार्किंसन एक
ट्रीटेबल कंडीशन है, क्यूरेबल कंडीशन नहीं है। हम 100% पार्किंसन को क्योर नहीं कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन होती हैं वो यूजुअली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, और मेडिसिन को जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है दवा खाने का, पेशेंट को उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। और खासकर पार्किंसन में एक मेडिसिन ऐसी चलती है जिसको यूजुअली खाली पेट ही खाया जाता है। अगर हम उसको खाना खाने के बाद या साथ खाएंगे तो उसका इफेक्ट हाफ से भी कम हो जाता है। ये हुई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात। अगर हम बात करें फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात, तो उसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा सर्जरी के भी ऑप्शंस होते हैं। तो जो अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी, पार्किंसन पेशेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है। अगर किसी भी पेशेंट को पार्किंसन है तो उसे अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। डेली एक्सरसाइज करें, डेली वॉकिंग करें, डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें डेली। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट पार्किंसन का है, उसको 50-55 में पार्किंसन स्टार्ट हो गई है, तो वो कभी भी रिटायरमेंट ना ले। मैंने कई पेशेंट देखे जो कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो मैं पेशेंट को यही सलाह देता हूं कि वो रिटायरमेंट कभी वीआरएस ना लें, क्योंकि अगर आप वीआरएस लोगे, आप घर पे बैठ जाओगे तो पार्किंसन बहुत फास्ट प्रोग्रेस करेगा। आप लाइफ में जितना एक्टिव रहोगे उतना पार्किंसन बेटर रहेगा, उतना पार्किंसन कंट्रोल रहेगा, उतनी प्रोग्रेशन जो है पार्किंसन की स्लो रहेगी। इसके अलावा कई केसेस में कहते हैं कि भाई पार्किंसन में आजकल सर्जरी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। तो सर्जरी बहुत सिलेक्टेड केसेस में की जाती है, और यूजुअली जब 5 इयर्स टू 10 इयर्स के बीच सर्जरी का टाइम होता है। जिन पेशेंट्स में जो दवाइयां होती है पार्किंसन डिजीज की, उनके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, खासकर डिस्काइनेसियाज, बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लगते हैं पेशेंट्स के, और पेशेंट की जो दवाइयां होती है उनका इफेक्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है। उन कंडीशंस वाले पेशेंट को यूजुअली सर्जरी के लिए वो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं। सर्जरी में जो होता है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी होती है, जो इंडिया में काफी सेंटर्स पे अवेलेबल है। सो अगर 5 to 10 ईयर्स ड्यूरेशन है और पेशेंट फुलफिल करता है क्राइटेरिया कि उसको मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और वो टिपिकल पार्किंसन है, मानी कि आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है, उन्हीं केसेस में सर्जरी के रिकमेंडेशन होते हैं।